हेलो डीएवियंस, वेलकम टू डीएवी गुरु। हम लोग सोशल साइंस का सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे। सेट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और आज है सेट 2 की बारी। पूरा वीडियो देखिएगा, जितने सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उसी में से घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है सेट 1 वाला तो उसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैंने ये वाला बुक सजेस्ट किया था, आप चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा डीएवी क्लास 8 बोर्ड्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है उसको मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। davguru.in को ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको क्लास 8 बोर्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 1 मार्क वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला है। असर्शन है इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली एंड रिड्यूस वेस्टेज। हमारे लिए ज़रूरी है कि रिसोर्सेज को हम एफिशिएंट तरीके से यूज़ करें, यानी कि मिनिमम इनपुट के साथ हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकालें और वेस्टेज को रिड्यूस करें। ये तो सही स्टेटमेंट है। रीज़न में दिया है रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन देयर सप्लाई। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। ये है ऑप्शन सी में, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अ फार्मर क्लीन्स अ फॉरेस्ट पैच, बर्न्स वेजिटेशन एंड कल्टिवेट्स क्रॉप फॉर 2 to 3 years। आफ्टर सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइंस ही मूव्स टू अ न्यू एरिया। ये तो सीधा सीधा स्लैश एंड बर्न के बारे में बताया जा रहा है कि जंगल काटता है एक किसान, वहाँ पे खेती करता है 2-3 साल के लिए, और जब ज़मीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तो वो वहाँ से मूव कर जाता है, नए खेत में चले जाता है। तो इस तरह की खेती को क्या कहते हैं? इस तरह की खेती को हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। क्रॉप को पहचानना है इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में भी था। तो जितने भी क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप याद कर लीजिएगा, मे बी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इट ग्रोज इन एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल। एलुवियल और ब्लैक सॉइल में ये उगता है। इट नीड्स रेनफॉल एबव 60 to 100 सेंटीमीटर। 60 से 100 के बीच में इसको बारिश चाहिए। इट्स मेजर प्रोड्यूसर आर चाइना एंड इंडिया। और इसके मेजर प्रोड्यूसर चाइना और इंडिया है। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉटन की बात की जा रही है। ये कॉटन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। While preparing a project on population, a man listed some human resource composition. Which one of these is not considered a part of human resource composition? क्रैश कोर्स में जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स वाला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स कंपोजिशन के बारे में भी पढ़े थे, और उसमें हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स कंपोजिशन का पार्ट एज स्ट्रक्चर होता है, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पीपल भी उसका पार्ट होते हैं, और सेक्स रेशियो भी इसका पार्ट होता है। ये जो बर्थ एंड डेथ रेट है ये उसका पार्ट नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, गलत वाले को हमें आइडेंटिफाई करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब देखिए गलत कौन है, पहचानिए। पहला स्टेटमेंट है द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। ये तो सही बात है। दूसरा है ह्यूमन बीइंग हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट इन मेनी कंट्रीज दिस रिसोर्स इज नॉट फुली टैप्ड। ह्यूमन बीइंग में बहुत सारा पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकता है इंसान, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा सका है, तो ये भी सही बात है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स हाईएस्ट रिटर्न। अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें मिलेगा, ये भी सही बात है। चौथा है लिटरेसी रेट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। ये गलत बात है। लिटरेसी रेट से ही तो हमें पता चलता है कि एक कंट्री कितना डेवलप करेगा, उसमें पोटेंशियल है कि नहीं डेवलप करने का। तो ये जो डी स्टेटमेंट है ये गलत है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डी को ही टिक करेंगे, इट इज़ इनकरेक्ट। कैन यू आइडेंटिफाई विच म्यूजियम रिया विजिटेड फ्रॉम गिवन ऑप्शन। रिया कहाँ पे गई है ये आपको बताना है, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है। आपने चैप्टर में पढ़ा था, क्रैश कोर्स में भी हम पढ़ाए थे कि 60,000 बुक्स और 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स गांधी जी के रखे गए हैं। कहाँ? तो गांधी स्मृति नई दिल्ली में। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। ऑप्शन सी को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 7 में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। गलत कौन मैच किया गया है वो बताना है। पहला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी, ये तो सही मैच है। दूसरा है आनंद मठ बाल गंगाधर तिलक, ये गलत है। आनंद मठ को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, यहाँ पर उनका नाम होना चाहिए था। गलत वाले को पूछा है इनकरेक्टली मैच्ड कौन है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बाकी है अनहैप्पी इंडियन लाला लाजपत राय ने लिखा था, ये सही बात है। अमृता बाजार पत्रिका बंगाली न्यूज़पेपर था, ये भी सही बात है। रितु इज एन हिस्टोरियन एंड रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस
द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेट हेल्प टू रिकन्स्ट्रक्ट द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड के बारे में जानने के लिए, मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री को जानने के लिए कौन सा सबसे अच्छा सोर्स है, ये हमें बताना है। सील्स, केव्स, स्टोन इंक्रिप्शन और ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर ब्रिटिश डॉक्यूमेंट हो जाएगा। हम लोग मॉडर्न पीरियड वाले चैप्टर में पढ़े थे कि ब्रिटिश डॉक्यूमेंट एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है मॉडर्न पीरियड का। हाँ, अगर बहुत पुराना हिस्ट्री हमें जानना है तब हम लोग इन सारे सोर्सेज को देखेंगे, लेकिन मॉडर्न पीरियड के लिए ब्रिटिश डॉक्यूमेंट सबसे अच्छा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। फिर से एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है द ब्रिटिश अनजस्ट पॉलिसी रिजल्टेड इन रिबेलियन बाय द ट्राइबल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अंग्रेजों का जो अनजस्ट पॉलिसी था, जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी उनकी, उसके कारण से अलग अलग हिस्सों में ट्राइबल्स का रेबेलियन होने लगा। रीजन में दिया है द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट वेल्थ मेड मेनी ट्राइबल्स जॉबलेस एंड होमलेस। एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन कर देने के कारण, यानी कि जो कैश क्रॉप्स वो लोग उगवाने लगे थे, और जंगलों के एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण बहुत सारे ट्राइबल्स जॉबलेस हो गए थे और होमलेस हो गए थे। ये बात भी सही है। तो यहाँ पे रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये हुआ था इसी कारण से ट्राइबल्स जो थे वो रेबेलियन करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 कॉलम्स दिए गए हैं, दोनों को करेक्टली मैच करके सही ऑप्शन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। पहला है द एक्ट ऑफ 1856। 1857 में रिवोल्ट हुआ था, है ना। उसके एक साल पहले की बात है कि एक एक्ट आया था, एक कानून आया था, जिसको हम लोग द एक्ट ऑफ 1856 भी कहते हैं या जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट भी कहते हैं। इसके तहत जितने भी इंडियन सिपाही थे उनको अंग्रेज ले जा सकते थे बाहर अपने लिए युद्ध लड़ने के लिए, अपने तरफ से युद्ध लड़ने के लिए, और ये उन्होंने कानून ही बना दिया था ताकि कोई रोक ना सके। इसको हम लोग मैच कर सकते हैं ऑप्शन डी से। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, कंपलसरी फॉर न्यू इंडियन रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज। नए सैनिकों के लिए जरूरी था कि वो बाहर जाकर सर्व करे, इंडिया के बाहर जाकर अंग्रेजों के लिए लड़े। दूसरा है ग्रीज्ड कार्टिरेज। ग्रीज्ड कार्टिरेज वाला सीन आपको याद होगा कि गाय और सुअर की चर्बी लगे रहने का अफवाह फैल गया था। वो सच भी था कि नहीं पता नहीं, लेकिन अफवाह फैल गया था, उसके कारण से 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। इसीलिए इसको हम लोग मैच कर देंगे ऑप्शन सी से, इमीडिएट काउज ऑफ रिवोल्ट। तीसरा है द अफगान एंड गुरखा। अफगान और गुरखा जो थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, इसको हम लोग मैच कर देंगे ऑप्शन ए से, रिमेन लॉयल टू ब्रिटिश। और लास्ट है सिपॉय ऑफ मेरठ। मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने भी इन कार्टरेज का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, वो लोग भी मना कर रहे थे मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई थी उसके बाद से। तो इसको इनको भी कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। इसको हम लोग मैच कर देंगे ऑप्शन बी से। तो कैसे मैच हुआ, सबसे पहला गया डी में, उसके बाद दूसरा गया सी में, डी सी, और उसके बाद तीसरा गया ए में, और चौथा गया बी में। तो डी सी ए बी, डी सी ए बी ऑप्शन इस वाले में बी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे, डी सी ए बी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है सबको, असेंडिंग ऑर्डर में टाइम के हिसाब से। सबसे पहला स्टेटमेंट है, क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी बना दिया गया था, उनको भारत की महारानी का टाइटल दे दिया गया था। तो ये टाइटल दिया गया था 1877 में, जब दिल्ली दरबार लगा था उसी समय ये टाइटल उनको दिया गया था। अच्छा, 1858 में पावर ट्रांसफ़र हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से पावर गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, लेकिन उस समय उनको इम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल नहीं दिया गया था, इसीलिए इस समय को 1858 मत मानिएगा। दूसरा है, मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज़ द ग्रीज कार्टरेज। मंगल पांडे ने कार्टरेज का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, ये 1857 में हुआ था, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट है, द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब इन कानपुर। कानपुर में नाना साहेब इस रिवोल्ट को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, ये भी 1857 की ही बात है। और लास्ट स्टेटमेंट है, द सिपॉयज ब्रोक आउट इनटू एन ओपन रिवोल्ट एट मेरठ। मेरठ में सिपाहियों का रिवोल्ट जो है वो टूट पड़ा था, मतलब वहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था, ये भी 1857 की ही बात है। यहाँ पे तीनों 1857 में ही हुआ था। अब देखिए सबसे पहले कौन हुआ था ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मंगल पांडे ग्रीस्ड कार्टरेज यूज़ करने से मना करते हैं, उसके बाद सिपाही निकलते हैं मेरठ से दिल्ली की तरफ, और उसके बाद नाना साहब लीड करते हैं, और सबसे लास्ट में ये होगा, ठीक है। तो नंबर 1 पे ये होगा, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, और नंबर 4 पे ये। तो यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट कहाँ पे है, 2 4 3 1 ऑप्शन सी में है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। सही ऑप्शन कौन है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो बताना है। तो सबसे पहला है इट गिव डिटेल्ड प्लान फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने का बात किया गया था। यूनिवर्सिटीज़ वर सेटअप एट द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। इन तीनों जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए थे। और तीसरा है इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर टीचर्स वर ऑल्सो सेटअप। टीचर्स को ट्रेन करने के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए गए थे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो बताया गया है ऑप्शन नंबर सी के बारे में, उट्स डिस्पैच के बारे में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चार्टर एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लाया था। हंटर एजुकेशन कमीशन बाद में आया था चेंजेस करने के लिए। और वर्धा एजुकेशन स्कीम जो था ये गांधी जी का एजुकेशन सिस्टम था, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। The failure of Cripps mission and the banning of Congress party was instrumental in initiating the mass movement in India। जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ और कांग्रेस पार्टी को भी बैन कर दिया गया, उसके बाद कौन सा मिशन स्टार्ट हुआ था, कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये हमें बताना है। तो इन चारों में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। जब कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया गया था, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका ईयर भी आप याद रखिएगा, 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 5 साल के बाद सच में वो लोग भारत छोड़ के जाते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। 10 साल के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है जिसमें कि ये लोग कानून तोड़ते हैं 1930 में। और स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में ही हुआ था, 1905 में। तो ये सब ईयर्स भी आप याद रखिएगा। To protect the integrity and security of the country, the Indian government refused the international alliance's proposal to set up its military base in India। कोई कंट्री इंडिया को कहता है कि हम अपना मिलिट्री बेस इंडिया में बनाना चाहते हैं और इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और इस तरह इंडिया अपने इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करके रखी। अब यहाँ पे बताना है विच वैल्यू ऑफ द प्रियम्बल गाइडेड द गवर्नमेंट्स डिसीजन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया ये कौन से वैल्यू को डिपिक्ट करता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें सॉवरेनिटी के बारे में पता चलता है। सॉवरेन होने का क्या मतलब हुआ, सॉवरेन होने का मतलब हुआ कि इंडिया अपना डिसीजन खुद से ले सकता है। कोई भी दूसरा डिक्टेट नहीं कर सकता इंडिया को कि हम बनाएंगे मिलिट्री बेस तो हमको बनाने ही देना पड़ेगा, तुम हमारे साथ अलायंस में हो तो तुम्हें मेरा बात मानना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी इंडिया पे फोर्स नहीं कर सकता। हमारा देश सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है और डेमोक्रेटिक भी है। इन तीनों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। सोशलिस्ट होने का मतलब होता है कि हमारा देश जो है वो सोशलिज्म को बढ़ावा देता है, यानी कि समाज में इक्वालिटी लाने के लिए काम करता है। सेकुलर होने का मतलब कि सभी धर्म एक समान है भारत में। और डेमोक्रेटिक होने का मतलब कि भारत में इलेक्शन होता है और उसके बाद लीडर चुना जाता है। A state government reserves all the positions of a government department exclusively for individuals from a certain caste, while excluding others for applying। एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें जो भी जॉब आता है उसका सीट एक सर्टेन क्लास के लिए ही, एक सर्टेन कास्ट के लिए ही रिजर्व करके रख देती है, दूसरे कास्ट को जाने ही नहीं देती है, उसमें दूसरे कास्ट को एक्सक्लूड कर देती है। आइडेंटिफाई विच फंडामेंटल राइट इज़ बीइंग वायलेटेड इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे सबको बराबर नहीं समझा जा रहा है, एक ही कास्ट के लोगों को जॉब दिया जा रहा है और बाकी के कास्ट को एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। राज एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, वो देखता है कि उसके क्लासमेट इधर उधर कचरा फेंकते हैं, बावजूद इसके कि स्कूल में कई बार क्लीनलीनेस से रिलेटेड कैंपेन्स चलाए गए हैं। डिस्टर्ब्ड बाय दिस, राज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ क्लीन कैंपस ड्राइव। इससे परेशान होकर राज डिसाइड करता है कि वो स्कूल में क्लीन कैंपस ड्राइव चलाएगा एंड इनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, और लोगों को इनकरेज करेगा, स्टूडेंट्स को इनकरेज करेगा कि वो भी पार्टिसिपेट करें। He also have a short speech reminding everyone that respecting the environment is not just a moral responsibility। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसका रिस्पेक्ट करना बस केवल एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, बट ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, लेकिन हमारा संवैधानिक ड्यूटी भी है ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। विच फंडामेंटल ड्यूटी इज राज रेफरिंग टू। ये जो साफ़ सफाई हमारे आसपास रखने के लिए जो हमारे ड्यूटीज़ में बताया गया है, ये कौन से ड्यूटी की बात कर रहा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल। ये तो हमारे नेचर को साफ सफाई से रिलेटेड बात नहीं है। दूसरा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये भी उससे रिलेटेड नहीं है।
तीसरा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी क्लीनलीनेस से रिलेटेड नहीं है। और चौथा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको बेहतर बनाना, ये है साफ़ सफाई से रिलेटेड हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमें इसी वाले फंडामेंटल ड्यूटी को टिक करना पड़ेगा जिसकी बात यहाँ पे राज कर रहा है। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट हमें प्रोटेक्ट करता है, अगर गवर्नमेंट किसी तरह से पावर का मिसयूज करती है तो उससे फंडामेंटल राइट्स हमें बचा लेता है। दूसरा स्टेटमेंट है इन केस अ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है वन कैन मूव टू हाई कोर्ट एंड सीक जस्टिस, एक व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी तो सही लग रहा है, यहाँ पे हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में है कि अगर आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए भी सही है और स्टेटमेंट बी भी सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, गलत। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट से किसको हटाया जा सकता है? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है और जजेस को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे जजेस तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑप्शन है केवल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहला है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, उनको लोकसभा के मेंबर्स ही चुनते हैं, तो यहाँ पे ये गलत ऑप्शन होगा। दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं करते हैं, ये भी गलत होगा, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, उनको राज्य के गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही नहीं हो सकता है। और चौथा है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट बस अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है वो गलत दिए गए हैं, एग्जाम में इस तरह के रॉन्ग क्वेश्चंस आने का चांसेस कम है, इसमें ऑप्शन मिस्टेक्स हैं। इन विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड, सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, मतलब समझाएंगे और उसका आंसर क्या लिखा जा सकता है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लेकर आती है, कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि किसी ग्रुप के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, उनके लिए भेदभावपूर्ण है, तो उसके कारण से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आता है, मतलब लोग या तो माइग्रेट करते हैं या तो देश को ही छोड़कर या राज्य को ही छोड़कर निकलने लगते हैं, या कोई और कारण से पॉपुलेशन में चेंजेस आने लगता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 सुटेबल एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देके आपको इस बात को जस्टिफाई करना है, सही साबित करना है। इसका आंसर आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं पॉलिटिकल अनरेस्ट इन अ रीजन और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव मेड मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी, जब भी किसी तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक खास ग्रुप को लेकर, तो बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन जाते हैं, यानी कि अपने होम प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस में माइग्रेट कर जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ भी है, जैसे कि रिसेंटली नेपाल में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, इधर बांग्लादेश में भी हुआ था, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया था, बहुत सारे लोग मूव किए थे, तो वो सारा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बुक वाला एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो वही लिखिएगा। इन रिसेंट ईयर्स द पर्शियन गल्फ वार, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इथोपिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका वाला तो दिया भी है, द ब्रेक अप ऑफ सोवियत यूनियन इन 15 इंडिपेंडेंट नेशन, और सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया था 15 अलग अलग राष्ट्रों में, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच शो हाउ पॉलिटिकल अनरेस्ट कैन लीड टू माइग्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और जब ये सारी घटनाएं हुई थी तो लोग माइग्रेट किए थे, डिस्प्लेस किए थे, अपने होम जगह को छोड़कर अलग मूव किए थे, तो ये वाला एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। हाउ हैज़ द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट ओपन द गेट्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एक्सप्लेन,
हमने पढ़ा था कि जब भारत को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन हो रहे थे तो भारत में कुछ घटनाएं घटी थी, भारतीयों ने कुछ किया था जिसके कारण से भारत के इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिला था, बूस्ट मिला था। अब भारतीयों ने क्या किया था ये आपको पता होगा। आंदोलनों के दौरान स्वदेशी मूवमेंट चला था जिसमें कि विदेश के सामान को बाइकआउट किया गया था और भारत के सामानों को यूज़ करना लोग शुरू कर दिए थे और इससे भारत के जो उद्योग थे उनको काफ़ी बूस्ट मिला था। अब क्या क्या बूस्ट मिला था इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, टी बिकेम द बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री इन असम, बंगाल एंड साउथ इंडिया। असम, बंगाल और साउथ इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में चाय की खेती की जाने लगी। इंडियन टी टॉप द वर्ल्ड मार्केट एंड इंग्लैंड बिकम इट्स बायर। भारत का जो चाय है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उगने लगा और इंग्लैंड भी भारत से ही खरीदने लगा। अदर प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ वर कॉफ़ी, सिनकोना और रबर। इन सारी चीज़ों का भी प्लांटेशन होने लगा। इंडस्ट्रीज़ लाइक कॉटन, जूट एंड स्टील डेवलप्ड एट अ फास्ट रेट। कॉटन, जूट और स्टील का इंडस्ट्रीज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा भारत में। एनालाइज एनी टू रीजन्स फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब दो रीज़न आपको बताना है कि क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ती है, फंडामेंटल राइट हमेशा हमें क्यों नहीं मिल पाता है। इसके आंसर में लिख सकते हैं, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंटायर कम्युनिटी। हमारे आसपास भी लोग रहते हैं और अगर हम लोग अपने पे आ जाएं, हम लोग अपने फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से इस्तेमाल करने पे आ जाए तो हमारे आसपास के लोगों को दिक्कत होने लगेगा। तो इसी कारण से किसी भी व्यक्ति को फुल फ्लेज्ड फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, दीज रेस्ट्रिक्शंस शुड बी रीजनेबल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सॉवरेनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वो रीजनेबल होने चाहिए, यानी कि उसके पीछे कारण होने चाहिए। कारण क्या क्या हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर बना के रखना है, मोरालिटी मेंटेन करके रखना है, भारत की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है और भारत के इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। अब ये जुडिशियल रिव्यू का पावर होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर सरकार कोई रद्दी कानून बनाती है यूजीसी के तरह तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है। हमें इसी पावर के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखना है। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर टू असरटेन वेदर दे आर इन कन्फर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है और इसके तहत पार्लियामेंट जो कानून बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको रीचेक कर सकता है कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। एनी लॉ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएटली सीजेस टू रिमेन इन फोर्स। अगर किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है तो उस कानून की मान्यता खत्म हो जाती है। अब चलिए सेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्राफ दिया गया है हमें, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्राफ यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन द ईयर 2001। 2001 में सेक्स रेशियो क्या है, ध्यान से देखिए, 2001 यहाँ पे है और इसका सेक्स रेशियो है 933। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं 2001 का सेक्स रेशियो इक्वल टू 933। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टेट वन रीजन फॉर डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि भारत में सेक्स रेशियो इसीलिए डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि लोग मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रीजन्स। और तीसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द सेक्स रेशियो लोएस्ट। सबसे कम सेक्स रेशियो किस साल में है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम ये बार ग्राफ का ये वाला जो बार है सबसे छोटा है, तो 1991 में सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 1991 इसका आंसर। विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन है 25 का, सबको ये नहीं बनाना होता है। स्टेट एनी थ्री रीजन्स फॉर डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। भारत में जो सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है इसके तीन कारण बताने हैं। एक तो हम लोग ऊपर देख ही लिए, दो और कारण लिखना है। तो पहला कारण तो वही लिख सकते हैं कि लोग मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रीजन्स। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ हायर एमोंग गर्ल्स देन एमोंग बॉयज़। गर्ल्स में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, अगर बच्ची जन्म लेती है तो उनका डेथ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और तीसरा कारण लिख सकते हैं, जनरल नेगलेक्ट ऑफ फीमेल चिल्ड्रन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। फीमेल बच्चों को नेगलेक्ट किया जाता है बचपन से ही, यही कारण है कि इंडिया में सेक्स रेशियो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। शो विद द हेल्प ऑफ थ्री एग्जाम्पल्स that the condition of tribals deteriorated due to the unjust policies of British।
3 एग्जाम्पल्स देके हमें बताने हैं कि ट्राइबल्स का कंडीशन जो ख़राब हुआ था वो अंग्रेज़ों के अनजस्ट पॉलिसीज़ के कारण ख़राब हुआ था। उनका जो अन्यायपूर्ण नीति था उसी के कारण ट्राइबल्स का कंडीशन ख़राब हुआ था। हम लोग पढ़े थे कि अंग्रेज़ों ने ट्राइबल्स को लेकर भी बहुत सारे कानून बनाए थे, जैसे कि जंगलों को उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया था जो कि ट्राइबल्स के लिए घर हुआ करता था। तो वो सारा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, द चीफ लॉस्ट ऑल पावर एंड वर फोर्स टू फॉलो द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया। जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, आदिवासियों के जो सरदार हुआ करते थे, उनका सारा पावर छीन लिया गया और उनको ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कानून पालन करने के लिए बोला गया। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड अ स्टेट प्रॉपर्टी स्पेशली द रिजर्व फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस टिम्बर। अधिकतर जंगलों को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया जो कि उनका घर हुआ करता था, और खासकर वो जंगल जिसमें कि टिम्बर उगता था, टिम्बर यानी कि जिससे लकड़ियाँ मिलती थी, उन जंगलों को भी रिजर्व घोषित कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, मेनी ट्राइबल्स हैड टू लीव देयर फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वर्क। और जब जंगलों को रिजर्व किया गया तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी बंद कर दी गई। एक्टिविटीज़ अगर कोई करता तो उसको जेल में भर दिया जाता। इस कारण से बहुत सारे ट्राइबल्स को उनका घर छोड़कर निकलना पड़ा और उनको बाहर मजदूर की तरह काम करना पड़ा। स्टेट एनी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस दैट वर मेड आफ्टर क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के बाद 3 चेंजेस जो आए थे वो आपको बताने हैं। सबसे पहला चेंज हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर खत्म हो गया था। दूसरा चेंज था कि ब्रिटिश क्राउन ने एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से पावर चला गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। और तीसरा चेंज था, अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया था टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ काउंसिल। इसका काम था भारत में सरकार चलाना विद द हेल्प ऑफ काउंसिल, और उसके नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स भी थे, और ये सेक्रेटरी पूरे देश में सरकार को चलाता था। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं, या दूसरे पॉइंट्स जो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे क्रैश कोर्स वाले में, वो सारे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। और देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, वो ना बने तो आप ये भी बना सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 मिलिट्री काउजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति थी उसके कई कारण थे, उसमें मिलिट्री काउजेस क्या थे, सैनिक क्यों लड़े थे, ये आपको बताना है। तो देखिए ये सब जो है ना, मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं वो सब क्रैश कोर्स वाला वीडियो से आ रहा है। अगर आपको क्रैश कोर्स वाला वीडियो नहीं मिला है तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, वो अगर आप देख लेते तो बहुत सारा क्वेश्चन उसी से कवर हो जाएगा। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर सबका वही उसी से मिलेगा आपको। मिलिट्री कॉजेस में आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर। भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। द हाइएस्ट पे गिवन टू इंडियन सिपाही एज सूबेदार वॉज लेस देन द मिनिमम पे ऑफ यूरोपियन रिक्रूट। सबसे ज़्यादा सैलरी इंडियन सिपाही में मिलता था सूबेदार को, और ये जो सैलरी था ना, अंग्रेजी सिपाही में सबसे कम जो सैलरी था उससे भी कम था। मतलब अंग्रेजी सिपाही जो नया नया आता है उसका सैलरी भी सूबेदार से ज़्यादा हुआ करता था। और तीसरा पॉइंट है, द एक्ट ऑफ 1856 जिसको हम लोग जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कहते हैं, मेड इट कंपलसरी फॉर न्यू इंडियन रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज। इसके कारण कंपलसरी हो गया था कि भारत के सैनिकों को देश से बाहर जाकर भी लड़ना पड़ेगा, और उस समय भारतीय इस बात को नहीं मानते थे। अभी तो विदेश ले जाएगा तो सब खुशी खुशी चल जाएगा, उस समय नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि अगर हम लोग समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्ट्स दैट डिपिक्ट द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में ऐसे क्या 3 प्रावधान है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, यानी कि उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रावधान है। हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से भी संविधान में चेंजेस ला सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से भी ला सकते हैं, और स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन से भी चेंजेस ला सकते हैं। इन तीनों के बारे में आप बुक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा हुआ है। बस हम सिंपल आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि 50% से ज़्यादा वोट आ जाने चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो जाता है। इसका एग्जाम्पल बताते हैं। मान के चलिए 545 सीट्स है लोकसभा में, और आज सारे के सारे उपस्थित नहीं है, 300 लोग मात्र उपस्थित है, ठीक है। वोटिंग हुआ, अब वोटिंग सब लोग दें ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। वोटिंग हुआ तो 280 लोग वोटिंग कर दिए।
अब अगर इस 280 वोट में से 141, आधे से एक ज़्यादा 141 वोट अगर सपोर्ट में आ गया तो बिल पास हो जाएगा। इतना सिंपल है ये। जैसे क्लास मॉनिटर का चुनाव होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से जितने लोग वोट दिए, जितने लोग उपस्थित हैं और उसमें से जितने लोग वोट दिए उसमें आधे से ज़्यादा वोट बस सपोर्ट में आना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा वो बिल। दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि जितने मेंबर्स है उसका 50% से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। जैसे कि अगर 500 मेंबर है, कैलकुलेशन आसान होने के लिए 500 ही मानते हैं, तो 500 का 50% हुआ 250, हुआ ना। तो 250 से ज़्यादा वोट आने चाहिए। साथ ही साथ एक और तरीके से भी चेक किया जाता है कि जितने मेंबर प्रेजेंट है उसका 2/3 से भी ज़्यादा वोट आना चाहिए। तो मान के चलिए 300 मेंबर प्रेजेंट है और इसका 2/3 अगर आप निकालेंगे, 2/3 आप निकालेंगे तो आएगा 200, यानी कि 200 से भी ज़्यादा वोट होना चाहिए। तो जितने मेंबर हैं उसका 50% से भी ज़्यादा होना चाहिए, और जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, ये तो टोटल था, जितने मेंबर प्रेजेंट है उसका 2/3 से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा, 250 से भी ज़्यादा और 200 से भी ज़्यादा, यानी कि मिनिमम कितना चाहिए, 251 वोट चाहिए, तभी बिल पास होगा। तभी ना, ये इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा। तो ये है स्पेशल मेजॉरिटी का कंडीशन। और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी वाला जो कंडीशन बताए वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ रेटिफिकेशन यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं उसके स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, तो जितने हमारे स्टेट हैं उसमें से आधे से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर में भी बिल पास होना चाहिए, तभी स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन से बिल पास होता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ के हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जो हम समझाए बस उसको दिमाग में रखिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाई इज प्रियम्बल कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल यानी कि संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, द प्रियम्बल इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, सबसे पहला पॉइंट, द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉन जस्टिशिएबल। हमारे जो प्रियम्बल है ये संविधान का इंट्रोडक्शन है और इसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलॉसफी, एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश का पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, हमारे देश में जो पॉलिटिक्स चलता है वो किस टाइप का है, हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पर्पस क्या है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अ की टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, संविधान में लिखे गए बातों का सही मतलब निकालने का ज़रूरत पड़ता है, तो प्रियम्बल को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि प्रियम्बल से ही पता चलता है कि संविधान में लिखी बातों का असली मतलब क्या होगा। मिस्टर सुरेश, अ प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर, एस्पायर्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर, आउटलाइन 3 essential qualification he must fulfill in order to stand for the office of the president। मिस्टर सुरेश को प्रेसिडेंट बनना है। अब ये क्या ऐसे क्वालिफिकेशन इनके पास होने चाहिए जिससे कि वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, यही बस हमें बताना है। तो प्रेसिडेंट का क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है आपको याद होगा। हम लोग लिख सकते हैं, मिस्टर सुरेश मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग 3 क्वालिफिकेशन। सबसे पहला, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। वो भारत के नागरिक होने चाहिए और 35 साल से ऊपर होने चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा। उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सकते हो। और तीसरा पॉइंट, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट एट एनी लेवल। वो किसी भी तरह का सरकारी जॉब में नहीं होने चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करते हैं तभी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब यहाँ से सेक्शन डी शुरू होता है जिसमें कि हमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा लिखना होगा, इसीलिए अगर अभी हम लोग जो आंसर डिस्कस करेंगे छोटा भी हो तो आप एग्जाम में उसको एक्सप्लेन करके थोड़ा लंबा करके लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सॉइल कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट एनी 5 मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन जरूरी है तभी हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। 5 तरीके बताने हैं जिससे सॉइल को कंजर्व करके रखा जा सकता है। अब देखिए, वही हम बोले कि यहाँ पे पूरा शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन इतना शॉर्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन मत लिखिएगा। ए फॉरेस्टेशन पॉइंटर है, अब आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि ए फॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है। उसका शेल्टर बेल्ट पॉइंटर है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से एक्सप्लेन कर करके आपको एग्जाम में लिखना है। ए फॉरेस्टेशन मतलब बहुत सारे पेड़ एक साथ लगाना, उसको ए फॉरेस्टेशन कहते हैं। इससे भी सॉइल कंजर्वेशन होता है। पेड़ बहुत सारे लगाएंगे तो जड़ें जो होंगी वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी और वो मिट्टी को बहने नहीं देंगी। तो जो जो हम बता रहे हैं वही ये सब आपको एग्जाम में लिखना है। दूसरा है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है,
शेल्टर बेल्ट रेगिस्तानों के चारों तरफ लगाए जाते हैं पेड़। इससे क्या होगा, जब हम लोग इस तरह से पेड़ लगा देंगे रेगिस्तान के आसपास, तो जो हवा बहेगी वो इस रेगिस्तान की मिट्टी को उड़ाकर कहीं और नहीं ले जा पाएगी। इससे भी सॉइल कंजर्वेशन होगा। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल मस्ट बी चेक्ड। अगर जानवर कहीं पर बार बार ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, बार बार आके वहाँ का घास फूस को चढ़ जाते हैं, उससे क्या होगा, मिट्टी कटने लगेगा। तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा, एक ही जगह पे बार बार जानवर नहीं आने चाहिए। उसके बाद है बिल्डिंग डैम्स। अगर कोई नदी है जो कि बार बार अपना रास्ता बदलती है और हर जगह की मिट्टी काट कर चली जाती है, तो हम लोग डैम बना सकते हैं या उस नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं और उसका बेहतर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग एंड कंट्रोल प्लोइंग। टेरेस फार्मिंग पहाड़ों पे आपने होते हुए देखा होगा, इस तरह से टेरेस बना दिए जाते हैं, और कंट्रोल प्लोइंग इस तरह से इस डायरेक्शन में प्लोइंग किया जाता है ताकि बारिश जब हो तो पानी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ ना बह सके और मिट्टी का कटाव होने से बच जाए। ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। 3 फायदे बताने हैं और 2 नुकसान बताने हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट के। फायदा में हम लोग लिख सकते हैं कि मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है, हम लोग बिजली तैयार कर सकते हैं। इससे पानी जमा होके रहता है जिससे कि इरिगेशन में हेल्प मिलता है, खेतों में पानी देने में हेल्प मिलता है। अगर सूखा का समय आ गया तो वही पानी हमारे लिए हेल्पफुल होगा जो कि डैम रोक कर रखा है। उसके बाद 2 कंट्रोल फ्लड। डैम बनाकर या मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाकर हम लोग फ्लड को भी रोक सकते हैं। अभी हम बताएं ना कि नदी का पानी अगर इधर उधर डाइवर्ट होते रहता है समय के हिसाब से, तो डैम बना सकते हैं और फ्लड को रोका जा सकता है। अब इससे नुकसान क्या है? पहला नुकसान है कि रिवर डाइवर्ट होता है और ये नेचुरल बैलेंस में एक तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो ये एक नुकसान भी है। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं पॉपुलेशन गेट्स डिस्प्लेस। जब भी डैम बनता है तो पानी बहुत ऊंचाई तक आ जाता है और आसपास का जो पॉपुलेशन होता है उसको वहाँ पे जगह छोड़ के जाना जाना पड़ता है, तो ये एक नुकसान है। हाईलाइट एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल रिसोर्स इन कंपैरिजन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की जगह हमें रिन्यूएबल रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। इसका 5 फ़ायदा क्या है वो आपको लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो लिमिटेड सप्लाई में है। अगर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको कंजर्व कर पाएंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बच पाएगा। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज हाईली अनइवन अक्रॉस द वर्ल्ड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, किसी देश में बहुत ज़्यादा है, किसी देश में बहुत कम है। अगर किसी देश में उसका कमी हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए हमें रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, दीज रिसोर्सेज डज नॉट कॉज मच पॉल्यूशन। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, ये भी एक अच्छा बात है उसका। दे प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। रिन्यूएबल रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करते हैं, मतलब नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। और पांचवा एडवांटेज है, ओवर यूज़ ऑफ मेनी वैल्यूएबल रिसोर्स हैज़ लेड टू देयर डिप्लीशन। बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं उनका डिप्लीशन होने लगा है, वो ख़त्म होने लगे हैं, लेकिन अगर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स पर शिफ्ट करते हैं तो हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट एडवांटेज के रूप में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होता है और डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने तरह के रिसोर्स होते हैं ये आपको बताने हैं। इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट आर नोन एज रिसोर्स। धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, जिससे कि हम लोग अपनी ज़रूरतों को फुलफिल कर पाते हैं, दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट के बेसिस पे 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा होता है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स जिसका इस्तेमाल हम लोग कर पा रहे हैं आर दोज रिसोर्सेज विच हैव बीन थॉरोली सर्वेड, जिसका सर्वे किया जा चुका है, एंड देयर क्वांटिटीज हैव बीन सर्टेन्ड, जिसका क्वांटिटी के बारे में और जिसके क्वालिटी के बारे में हमें पता भी है। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया हैज़ 25.9% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व। सऊदी अरेबिया के पास पूरे दुनिया का 25.9% तेल है, तो इसके बारे में हमें पता है, मतलब ये एक तरह से एक्चुअल रिसोर्स है। दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, सर्वे करने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज विच आर नॉट फुली टैप्ड, एग्जाम्पल पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक ऑफ हिमालय। हिमालय के अंदर पेट्रोलियम पाया जा सकता है, लेकिन अभी भी सर्वे नहीं किया गया उसके बारे में अच्छे से, तो ये एक तरह से पोटेंशियल रिसोर्स है। द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू मेनी रेडिकल एक्टिविटीज़
of the revolutionaries. Support the statement with 5 example of such activities. जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया तो रेडिकल ग्रुप जो था वो कई सारे एक्टिविटीज़ करने लगी, अलग अलग जगहों पे अपने तरीके से आंदोलन करने लगी। अब ऐसे 5 आंदोलनों के बारे में आपको बताना है जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने के बाद शुरू हुए। इसके आंसर में हम लोग इन सारी घटनाओं के बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहली घटना थी कि ट्रेन लूट लिया गया था। रेडिकल माइंडेड पीपल डिसाइडेड टू लूट द गवर्नमेंट कैश फ्रॉम द ट्रेन फॉर बाइंग वेपन्स। इन्होंने कैश को लूट लिया था ताकि वेपन्स खरीद सकें। दूसरा, जुगंतर पार्टी। जुगंतर पार्टी जो था स्टार्टेड बाय अरविंदो घोष, प्लान्ड एंड आर्म्ड रिवोल्ट। ये लोग आर्म्ड रिवोल्ट करने वाले थे अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इन लाहौर 1928 भगत सिंह, आज़ाद एंड राजगुरु assassinated पुलिस कमिश्नर सैंडर्स हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय's डेथ। लाला लाजपत राय का डेथ क्यों हुआ था? क्योंकि उनके सिर पे डंडा लग गया था, पुलिस वालों ने डंडे से उनके सिर पे वार कर दिया था। इसका जिम्मेदार सैंडर्स था और इसी कारण से भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने उसको मार दिया था। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, अ बॉम्ब वाज थ्रोन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव में एक बॉम्ब फेंका था। अगेन हम आपको बताते हैं कि ये बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था, ये बॉम्ब केवल इसीलिए था ताकि अंग्रेजों तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके। ये जो बॉम्ब था हार्मफुल नहीं था, मतलब केवल आवाज़ करता था और धुआं हुआ था। अगला पॉइंट है रिवॉल्यूशनिस्ट। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेंद्र शुक्ला एटसेट्रा फॉर्म्ड हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था HSRA। इन्होंने HSRA बनाया था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ वायलेंट तरीके से लड़ा जा सके। ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के 5 फीचर्स आपको बताने हैं। इसके आंसर में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहला, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल। गवर्नमेंट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना, जैसे कि पुलिस हो गया, उसके बाद रेवेन्यू हो गया, टैक्स कलेक्शन, ये सब अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में रखा था। जबकि जो उनके लिए नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे कि एजुकेशन, ये भारत के मंत्रियों के हाथों में दे दिया था। वही दूसरे पॉइंट में एक्सप्लेन भी किया गया, ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस एंड पुलिस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर एंड द इंडियन मिनिस्टर्स वर गिवन द चार्ज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। देखिए, मतलब काम करने वाला चीज़ दे दिया इंडियन मिनिस्टर को, अब पैसा कमाने वाला खुद दे ले लिया। तीसरा लिख सकते हैं, दिस एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल। इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेचर जो थी वो बाई कैमरल हो गया, यानी कि उसमें 2 हाउसेस हो गए। अभी भी हमारे सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह का सिस्टम हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट मेड अ प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। गवर्नमेंट ने सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन काम करेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन कौन काम करेगी। जैसा कि अभी भी हमारे सिस्टम में है ना, कि एक कंकरेंट लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, उसी तरह का कुछ। और लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। एक पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार भारत में लाया गया था जिसका काम था एग्ज़ाम लेकर लोगों को रिक्रूट करना इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल और अपीलेट दोनों जुरिडिक्शन के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला पॉइंट, दिस इज एक्सरसाइज्ड इन केस विच ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट। इस जुरिडिक्शन का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट तब करता है, ऐसे केसेस के लिए करता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही ओरिजिनेट होते हैं, मतलब सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। विच मीन्स दे कैन बी हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसे केसेस जो कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, वही बताया है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, सच केसेस इंक्लूड डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन। अब इसमें कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं, अगर मान के चलिए यूनियन गवर्नमेंट और 2 या 2 से अधिक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी बात का डिस्प्यूट हो गया तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। या यहाँ पे देखिए वही चीज़ बार बार लिख दिया है तो इसको नहीं लिखना है। या 2 या 2 से अधिक स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। मतलब यूनियन और स्टेट के बीच का झगड़ा और 2 स्टेट के बीच का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर एंड पावर ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। अगर 2 स्टेट के बीच में पानी को शेयर करने के लिए अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है या पावर शेयरिंग में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। इट विल गो अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
दूसरा है अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अपीलेट का मतलब क्या हुआ? दिस इज एक्सरसाइज टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अगर लोअर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स आते हैं, उसमें अगर सुनवाई हो गई है, उसके अगेंस्ट अगर कोई अपील करता है तो फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जो फैसला सुनाया गया है उसके अगेंस्ट फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर केस को लेकर। ये उसके अपीलेट जुरिडिक्शन का पार्ट है। दिस जुरिडिक्शन इज अप्लीकेबल टू केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड केसेस सेंड बाय द हाई कोर्ट। अगर संविधान को इंटरप्रेट करने का जरूरत पड़ गया या हाई कोर्ट अगर कोई केस सेंड कर दिया तो वो सब केस अपीलेट जुरिडिक्शन का पार्ट बनते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन टेकन अर्लियर। सुप्रीम कोर्ट अगर पहले कोई डिसीजन ले चुका है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट खुद रिव्यू कर सकती है। इसका भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 की पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 पावर्स के बारे में हमें बताना है। इसके आंसर में लिख सकते हैं 5 की पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर। सबसे पहला, द सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर नल एंड वाइड इफ इट इनक्रोचेस अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो, और किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो तो। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं देयर फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स आर सिक्योर इन हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथों में सिक्योर हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अलाउ ईदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर टू वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कभी भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को कानून तोड़ने नहीं देती है, उसको हमेशा चेक में रखती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इट अलोन हैज़ अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल इसी के पास अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके, संविधान में लिखी बातों का असली मतलब निकाल के लोगों को बता सके, और कोई नहीं बता सकता है। और पांचवा पॉइंट है द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग संविधान का गार्डियन कहते हैं, उसका प्रोटेक्टर कहते हैं, और फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोटेक्टर कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं एज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ से सेक्शन ई शुरू होता है जिसमें कि पैसेज दिया रहेगा, उसी पैसेज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला डिफाइन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? इसके आंसर में आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ये सारा चीज़ एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो केवल रेजिंग क्रॉप्स को ही डिफाइन मत कीजिएगा, ये सब उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। नेम टू फिजिकल फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। दो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को। तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि रिलीफ फीचर, और उसके बाद क्लाइमेट, और उसके बाद सॉइल। ये तीन फैक्टर्स आपको बता दिए गए, इसमें से किसी दो को एक्सप्लेन करके आपको लिख देना है। तीसरा है वाई एग्रीकल्चर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी डेवलपमेंट, एक्सप्लेन टू रीजन। इंडिया के इकोनॉमी डेवलपमेंट का बैकबोन क्यों माना जाता है एग्रीकल्चर को? तो हम लोग लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार मिलता है, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, इससे गरीबी मिटती है, एंड इनहेंसिंग ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज, इससे ट्रेड बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, और हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने को मिलता है। तो ये सारे कारण हैं जिससे कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। 35 में एक और पैसेज है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एडुकेटेड इंडियन इन बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया। एडुकेटेड इंडियंस का क्या रोल था मॉडर्न इंडिया को बिल्ड करने में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीरेसलिंगम कंदुकुरी इन अपलिफ्टिंग द कंडीशन ऑफ द वुमेन। महिलाओं के उत्थान के लिए वीरेसलिंगम कंदुकुरी ने क्या क्या कदम उठाए थे, ये आपको बताना है। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं ही अपोज्ड कन्या शुल्कम, उन्होंने कन्या शुल्कम यानी कि प्राइस ऑफ ब्राइड का अपोज किया था। एंड मैरिज ऑफ ओल्ड मैन विथ यंग गर्ल, बूढ़े लोगों का यंग गर्ल से जो विवाह किया जाता था उसका भी उन्होंने अपोज किया था। हाईलाइट एनी 2 इम्पैक्ट्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट ऑन इंडिया। भारत में रिफॉर्म मूवमेंट्स का क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं द रिफॉर्म मूवमेंट अबाउट कल्चरल अवेकनिंग। इससे क्या हुआ कि हमारा कल्चरल अवेकनिंग हुआ, हमें कल्चर में क्या क्या बदलाव करने चाहिए वो सब लोगों को पता चला, और उससे सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब धीरे धीरे अबॉलिश होने लगा। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं द रिफॉर्म मूवमेंट क्रिएटेड अ मिडिल क्लास ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट एंड जर्नलिस्ट। और रिफॉर्म मूवमेंट के कारण लोग इन सारे पदों पे ये सारे काम करने लगे धीरे धीरे, और इससे हमारे मॉडर्न इंडिया को डेवलप करने का मौका मिला।
दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, द रिफॉर्म मूवमेंट क्रिएटेड अ मिडिल क्लास। रिफॉर्म मूवमेंट से एक नई मिडिल क्लास बनकर तैयार हुई, जिसमें कि टीचर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं और जर्नलिस्ट आते हैं। ये सारे हमारे मॉडर्न इंडिया को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प किए। 36 में एक और पैसेज दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और किस हाउस के मेंबर्स को हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं? तो हम लोग पढ़े थे, लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली चुना जाता है और राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली चुना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। तो इसका आंसर में आप लोकसभा लिखिएगा। एक्सप्लेन द नीड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा। लोकसभा में महिला सीट रिजर्व किया गया है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, ये आपको बताना है। देयर इज अ नीड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन बिकॉज though half of population comprises of women but they have only a negligible representation in the legislature at both center and state level। हमारे देश के पॉपुलेशन में आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है, लेकिन स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर में महिलाएं दिखती ही नहीं है, इसीलिए महिलाओं का सीट का रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइज हाउ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैज शेप्ड इंडियाज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ओवर द ईयर्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ने हमारे गवर्नेंस को कैसे बदला है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वही आपको लिख देना है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स द पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से ही एक नॉर्मल इंसान भी पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु कंस्टिट्यूट द पार्लियामेंट दैट कंट्रोल एंड गाइड द यूनियन गवर्नमेंट। और इससे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाते हैं, जो कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट को चलाता है। यहाँ से सेक्शन एफ स्टार्ट होता है, जिसमें कि मैप वर्क वाले क्वेश्चंस है। 37 का ए में क्वेश्चन है, इसमें आपको दो जगहों को मार्क करने के लिए बोला गया है, आइडेंटिफाई करने बोला गया है। ए से मार्क किया गया है रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, और बी से मार्क किया गया है मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया। मैप में देखिए, यहाँ पे हाई रेनफॉल वाला एरिया है और यहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो ये वाला जो एरिया है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग, ये तो ब्राज़ील है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है ब्राज़ील। यहाँ पे ब्राज़ील लिख देंगे। और ये जो एरिया है जहाँ पे बहुत बारिश होती है ना, इस एरिया को हम लोग साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, गजब राइटिंग हो रहा है मेरा। ये दोनों तो हमें मार्क करके दिया था, तीसरा वाला हमें मार्क करना है, मेजर लो रेनफॉल एरिया इन अफ्रीका। अफ्रीका में लो रेनफॉल वाला एरिया कौन है, ये हमें बताना है। तो देखिए, ये रहा आपका अफ्रीका, ये दिख रहा है ना, ये है आपका अफ्रीका। और अफ्रीका में लो रेनफॉल कहाँ होता है, तो इस वाले एरिया में लो रेनफॉल होता है, तो इसको आपको मार्क कर देना है। यहाँ पे सहारा डिजर्ट है, ठीक है, इसको आपको मार्क कर देना है और यहाँ पे लिख देना है मेजर लो रेनफॉल एरिया, और इसका नाम बता देना है कि ये सहारा डिजर्ट है। ठीक है, सहारा डिजर्ट। तो हो गया आपका मैप वर्क। मैप वर्क के लिए हम एक अलग से वीडियो अपलोड किए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। अल्टरनेटिव क्वेश्चन है विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए, इसमें पूछा गया है विच रीजन ऑफ एशिया रिसीव्स हाई रेनफॉल। एशिया के किस रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाई रेनफॉल होता है? तो यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट एशिया ही लिखना है, अभी मैप वर्क में देखे भी। दूसरा है नेम वन मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया कौन था, तो ब्राज़ील था। अभी मैप में देखें ना, ये जो पार्ट है साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा। तो साउथ अमेरिका में मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग ब्राज़ील ही है। उसके बाद तीसरा है नेम वन लो रेनफॉल एरिया इन अफ्रीका, तो इसका आंसर सहारा हो जाएगा। अभी मैप में भी देखे, अफ्रीका का लो रेनफॉल वाला एरिया सहारा है। 37 बी में हमें मैप पे ए और बी को मार्क करना है। ए में बोला है द प्लेस एसोसिएटेड विथ खोंड्स। खोंड्स जो जनजाति है वो उड़ीसा की है, तो यहाँ पे हम लोग उड़ीसा मार्क करेंगे। ए वाला तो इसमें मार्क करके दिया ही नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये है बिहार, ये है झारखंड और ये है उड़ीसा यहाँ पे। तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे उड़ीसा। उड़ीसा या ओडिशा लिख सकते हैं हम लोग, ODISHA, ओडिशा। और इसके बाद दूसरा क्या क्वेश्चन है, दूसरे में है द प्लेस वेयर फर्स्ट मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी किसानों के लिए पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे, तो ये तो बिहार से शुरू किए थे, बिहार के चंपारण से। तो यहाँ पे बी से बिहार, यहाँ पे हम लोग ये जो मार्क किया हुआ है ये बिहार के लिए मार्क किया हुआ है।
बिहार के चंपारण से वो आंदोलन शुरू किए थे जहाँ पे नील की खेती करवाई जाती थी। विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है। इसमें बोला गया है नेम द प्लेस एसोसिएटेड विथ खूंट्स, तो इसका आंसर ओडिशा हो जाएगा। नेम द प्लेस वेयर फर्स्ट मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी, इसका आंसर बिहार हो जाएगा, बिहार का चंपारण। तो फाइनली हमने सेट 2 को भी कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए आप ये वाला बुक परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, बुक को परचेज कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी सैम्पल पेपर के वीडियोस मिल जाएंगे। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।